नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। मध्य प्रदेश में बीजेपी का कांग्रेस मुक्त अभियान जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुरेश पचौरी के साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पिछले विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के इकलौते विधायक रहे संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, सतपाल पालिया, भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे कैलाश मिश्रा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शनिवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख नरोत्तम मिश्रा ने सभी कांग्रेस नेताओं को अंगवस्त्र पहनाकर बीजेपी में शामिल कराया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं। ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस में स्थान नहीं है, इसलिए उनको लगा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाकर कुछ काम करना चाहिए और इसलिए वह भाजपा में आए हैं। सुनिए। क्या कारण है कि आज आपने बीजेपी को कहा जाए ज्वाइन किया है, बीजेपी का दामन थामा है? जैसा मैंने कहा कि राजनीति में आने का और कांग्रेस में रहने का मेरा जो उद्देश्य था, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यदि कोई थी तो वो राष्ट्र सेवा की, समाज सेवा की। कांग्रेस में नारा लगता था न जात पर न पात पर, लेकिन आज जाति और वर्ग विशेष को लेकर कई बातें की जा रही हैं। एक तो ये कारण, दूसरे जो निर्णय ले रहे हैं राजनीतिक, जो धार्मिक निर्णय ले रहे हैं अभी हाल में, वो मन को उद्वेलित करने वाले हैं। जब राजनीतिक निर्णयों की बात हो तो मैंने जैसा बताया कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं केंद्र सरकार में डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर परम आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी जैसे बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ रहे। कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। मैं जब डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर था तो तीनों सर्विसेज चीफ की इन कॉन्फिडेंस मीटिंग होती थी। उसमें देश की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर निर्णय लिए जाते थे और वो गुप्त रहते थे। अगर यही सब बातें उजागर की जाएं तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको ये जानकारी मिलेगी तो वो उसकी तैयारी कर लेते हैं। रही बात धार्मिक निर्णयों की, मैंने ज़्यादा समय ना लेकर केवल एक बात कही कि जब राम राज्य परिषद की स्थापना हुई थी तो उसके घोषणा पत्र में था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर होना चाहिए। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का ताला खुलने की बात आई, कांग्रेस का शासन था। जब शिलान्यास होने की बात आई तो राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और जिसका कार्यकाल होता है उसे उसका श्रेय जाता है। तो उस समय शिलान्यास हुआ, फिर बात आई दूसरा
उसको देख लो चिट्ठी है? सर बाइट हो चुका है टिकटेक मैं आपको अरे यार बच्चे कुछ जो काम करने के तरीके हैं उसका असर आते ही आता है और अच्छे स्थापित सुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता पर निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र को गौरवान्वित इसीलिए होता है, लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं। और राहुल गांधी आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी 2-4 बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है और उनके साथ के सारे गजेंद्र सिंह राजू खेड़े जी विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था, तो धार से हमारा संबंध आता था। योगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहाँ तक सारे के सारे मित्रगण, हमारे पटेल साहब, विशाल पटेल जी, संजय जी, बहुत किसका नाम छोड़े, संजय, हम तो आए थे संजय जी, आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए। हमारा तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये मंत्र चलते ही रहता है इसी का तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन, अभिनंदन। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट संजय जी बताइए, आपने बीजेपी ज्वाइन ये रही कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो देश के अंदर आज तक जो कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी करते आ रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी मेरा पूरा पुराना परिवार है। क्योंकि मेरे पिताजी जब से काम कर रहे हैं, वर्षों काम करते आ रहे हैं, वो जनपद अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहे और मैं अपना पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में था। मैं जो कांग्रेस में गया था, मैं अपने परिवार में वापस आ गया। कैलाश जी के साथ आपने खिलाफ उनके चुनाव लड़ा था, अब आप उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं। बिल्कुल, उस टाइम में कांग्रेस पार्टी में मैं विधायक था, तो मुझे कांग्रेस पार्टी आदेश दिया था कि मेरी विधानसभा थी, उसमें हम आदरणीय कैलाश जी के साथ आए थे चुनाव में, हम दोनों ने चुनाव लड़ा वहाँ पर। और अब मैं कैलाश जी के साथ कह रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो इन्विटेशन था उसको ठुकराना अमर्यादित है, उससे उन्हें ठेस पहुंची, इसके उसी कारण से हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि जो कांग्रेस पार्टी जो देश धर्म की बात नहीं करती है, उसको ठुकराया, वो देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज उसी माननीय पचौरी जी और हम सब मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए
बीजेपी ने इंदौर से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। मैं कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, तो रूप में काम कर रहा हूँ। इसके पहले विधायक रहा हूँ, विधायक रूप में सेवा करी, आपने देखा होगा। मैं कांग्रेस से विधायक होने के बाद भी धर्म काम, धार्मिक यात्रा हो, धर्म की यात्रा हो, या अयोध्या यात्रा हो, मथुरा यात्रा हो, अभिषेक हो या कथा है, हर काम वो करा जो हिंदू धर्म में करना चाहिए, वो मैं लगातार करता आया हूँ। पोस्ट पार्टी जुड़ा हूँ जो धर्म के लिए काम करती है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस वक्त कांग्रेस को छोड़ना, और अब जब भी लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, हमने इसलिए छोड़ी है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी में सिर्फ परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं चल रहा। वहाँ पर सिर्फ एक ही परिवार करता, उस परिवार के अलावा कोई काम नहीं करता। परंतु यहाँ पर आपने देखा होगा, आदरणीय मोदी जी जो चाय करते उनको प्रधानमंत्री बना दिया, आदरणीय हमारे शिवराज जी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया, आदरणीय मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ पर सिर्फ कार्यकर्ता काम करता है, यहाँ पर कोई पार्टी परिवार काम नहीं करता है। ठीक, धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे संजय पाठक जी, मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई शिवराज जी, मेरे राजनीतिक गुरु मार्गदर्शक शरद देव पचौरी जी, हमारे तो विधायक टाइम से भैया के संरक्षण में चला हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, महेंद्र सिंह जी, प्रभारी हमारे, और संजय पाठक जी, संजय भाई, विशाल पटेल जी, सभी आज जो आने का मुख्य मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता और हमारा प्रदेश नेतृत्व शायद सुमेर सिंह को, सोलंकी जी को काले से इस्तीफा दिलवा के सीधा राज्य संभाले। अनुसैया उइके जी आज राज्यपाल। पचौरी भैया बताते थे कि कांग्रेस की तरफ से तो आज तक राज्यसभा में एक सदस्य गए ही नहीं। एक भी आदिवासी नेतृत्व को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी पार्टी ने बनाई है। वोट आदिवासियों का और मलाई कोई और खा जाए, ये चलने वाला नहीं है। और हमारे शीर्ष नेता और प्रदेश नेतृत्व का नीतियों को देख के आज हम सब भाजपा में शामिल हो गए। मैं पहले विधायक भी था भाजपा से, 82 में कैलाश जी ने टिकट दिलवाया था मेरे को, विक्रम जी ने दिलवाया था, प्यारे लाल जी थे, जब से मैं था। आज फिर घर वापसी हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार करता हूँ जो इसने अपनत्व दिया और आपके मार्गदर्शन में सदैव मैं पार्टी के हित में काम करता हूँ। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल होने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों ने भाजपा का हाथ थामा है वह सभी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं, उन्हें भगवान करे वह भीड़ का हिस्सा ना बने। सुनिए। आज का दिन फिर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा, करप्शन। मैंने हर बार कहा, पर्ची के मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्होंने 3 सी से प्यार कर लिया है। एक कर्ज से, करप्शन से और क्राइम से। करप्शन की फिर एक वानगी मिली है आज, वल्लभ भवन में आग लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन की फाइलें जला रही है। प्रदेशवासियों समझो, देखो, और जो हर धर्मिता सार्वजनिक जीवन की राजनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हो पूरे देश और प्रदेश में, उसका फिर ज्वलंत उदाहरण मध्य प्रदेश के सचिवालय में, वल्लभ भवन में देखने को मिला। ये लगातार 5वीं बार वल्लभ भवन को जलाया गया। जरूर हम जो बात कहते हैं वो जनता एहसास शायद नहीं हो पा रहा है, पर ये भावना मीडिया के
उस वर्ग को मैं आगाह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपकी भी लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है इसकी भी मर्यादा नहीं बचेगी। जहां तक घटनाक्रम आप जिसके लिए आज यहां आए हो, हमारे पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी जो स्वीकार की, ज्वाइन की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे में सारे पद लिखे हैं, सारे पद कि वो क्या क्या रहे। मैं सिर्फ इतना ही आग्रह उनसे भी करना चाहता हूं और प्रदेश की जनता से भी करना चाहता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, एक लिस्ट भी मैंने जारी की थी। उस लिस्ट में पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी और कांग्रेस छोड़ी थी, उसमें से 6 से 7 लोग राजनीतिक क्षेत्र में अभी भीड़ का हिस्सा नहीं, बाकी सब भीड़ के हिस्से हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, भगवान करे, ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। धन्यवाद। अब क्या सर पीढ़ी मतलब हताश टाइप के लगेगी, ऐसा लग रहा है युवक था। मतलब कौन हताश है? मेरे चेहरे से तो आपको एकदम खुशी दिख रही है। नहीं, आपने जो पुराने मेरा अनुरोध ये है, मैं बार बार ये कई बार वक्तव्य दे चुका हूँ, हम 4 बार चुनाव हारे हैं। नेचुरल है नई और युवा पार्टी करना। जब ये भावना बनेगी तो स्वाभाविक तौर पे इस तरह के जो भविष्य के गर्भ में के डर से लोग निर्णय लेंगे, मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। पर मैंने जैसा कहा कि सुरेश पचौरी जी ने जितने पद लिए एक पार्टी में जो मिल सकता है, सर्वश्रेष्ठ मिला था, सर्वश्रेष्ठ। 4 बार लगातार राज्यसभा, 10 साल केंद्रीय मंत्री, पीसीसी का एक चुनाव उनके नेतृत्व में, और भी कई कमेटियों में उन्हें बताया उनके इस्तीफे में। तो मैं मानता हूं ऐसे में वो गए, फिर भी गए। इन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया। क्यों लिया, क्या लिया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं आग्रह करता हूं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इससे पहले जितने लोग गए 90% बीजेपी में जाने के बाद एक दिन की हार फूल माला पहनी उन्होंने, आपके अखबारों की खबरें बनी, हमारी प्रतिक्रिया ली और हमने जो बोलना था बोल दिया। तीसरे दिन फिर वो अखबार में नहीं आते। तो ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा न हो वहां जाके। दूसरी बात, मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेता जाते हैं, वोट नहीं जाते, कार्यकर्ता नहीं जाते। एक भी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ जाता है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमारा सबका दायित्व है कि उनसे बात करें, उनसे कन्वर्सेशन करें और बात करके समझाने की भी कोशिश करें। उनकी कोई बात ऐसी हो तो उस पर मिनिमाइज उनसे जो हो सकता है वो भी बातें करें, मतलब एक तरह से विचार विमर्श के साथ समाधान ढूंढें। पर वो इतने सीनियर मोस्ट व्यक्ति ने अगर निर्णय लिया तो हम नहीं मानते हैं कि उनको समझाने की आवश्यकता है। भगवान उनका भला करे। भार उतरा, उन्होंने जीतू भैया उन्होंने एक बात बोली है कि जिस तरीके से, मैं क्लियर कर दूं इस बात को, इस देश में जब आरक्षण की व्यवस्था बनी थी तो इक्विलिटी का एक नियम था, इसके लिए बनी थी। समानता देश का मूल अधिकार है, हर आदमी का मौलिक अधिकार है समान जीवन जीने का। अब भी जो बातें आ रही है वो उस गरीब वर्ग के लिए बात की जा रही है जो आर्थिक गरीब है, उसमें कास्ट की बात नहीं की जा रही है, उसमें अपर कास्ट के गरीब की भी बात की जा रही है। वो इस तरह की बात करके अपने जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको मैंने कहा, मैं उनके लिए कोई छोटे और ओछे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, भगवान उनका भला करे। मैंने 3 दिन पहले भी उनसे बात की। हमेशा कन्वर्सेशन एज ए अध्यक्ष होने के नाते या एज ए पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कभी एक बार भी ऐसा नहीं रहा कि कोई सीनियर मोस्ट आदमी के सम्मान और स्वागत का कभी कोई कोताही बरते। मैंने जो भी पार्टी के अंदर काम करने का तरीका था उसमें बार बार बोला सामूहिक नेतृत्व है, एक बार नहीं बोला। फिर इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पार्टी लाइन ले रही है वो और दृढ़ता से लेगी। हमारी लाइन है इस देश में सामाजिक
आरक्षण आया था जिसमें एजुकेशन, नौकरियां और राजनीतिक रूप से आरक्षण दिया गया। अब इस देश को आवश्यकता है आर्थिक इक्विलिटी। आर्थिक इक्विलिटी ये देश के आगे की क्रांति है जिसको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल बढ़ाएगी, 100% बढ़ाएगी। कुछ 5% लोगों के पास सारी संपत्ति है, सारे पद है, सारी शक्ति है, ये बंटना चाहिए। इसमें कास्ट की बात नहीं आती है, इसमें गरीब और अमीर की बात आती है। ताकतवर और एक नरेगा के जो हमारे परिवार के साथी या जो मजदूर साथी या जो नीचे के स्तर पर मेहनत कश साथियों की इक्विलिटी की बात आ रही है, तो वो करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।